दो एस्ट्रोनॉट्स थे जिनको भेजा गया है, I've already written the name. I believe you are able to see the screen. So the names were Mr. Butch and Sunita Williams. सबसे पहले किसने इन लोगों को भेजा था? तो नासा ने भेजा था, और ऑलमोस्ट कितने दिनों बाद ये वापस आए, दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन, कि टू सी द प्लान वाज कि हम इन लोगों को 8 दिनों के लिए भेजेंगे, पर ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो आई हैव ऑलरेडी रिटन कि इनको भेजा किसके थ्रू गया था? 5 जून 2024 को इनको भेजा गया था, और किसके थ्रू भेजा गया था? दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, बोइंग CST-100 स्टार लाइनर, इसके थ्रू इन लोगों को सबसे पहले भेजा गया था, और भेजा गया था 8 दिनों के लिए। पर इट टर्न्ड आउट कि ये जिस स्पेस क्राफ्ट के थ्रू इनको भेजा गया था, इट हैज सब्सटैंशियल इश्यूज। मेन इशू वाज कि हीलियम जो गैस है वो इसमें से लीक हो रही थी। तो नासा हियर हैड 3 ऑप्शंस कि हम इस डिफेक्टेड स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ही उसको उन लोगों को वापस बुला लें, बट देयर वर स्पेक्यूलेशंस की जैसे कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था 2003 में, देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज लाइक दैट। सेकेंड ऑप्शन दैट नासा हैड वाज कि हम रिमोटली जो बोइंग के साइंटिस्ट्स हैं वो इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने की कोशिश करें। एंड द थर्ड ऑप्शन दे हैड वाज दैट these both scientists, was somebody saying anything? I believe somebody unmuted themselves. All right, I'll just continue. And the third option that they have was कि ये जो दो साइंटिस्ट हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे कम से कम, इट वाज स्पेक्यूलेटेड कि 8 महीने लगेंगे टिल वी गेट अ ऑल्टरनेटिव। सो 286 डेज बाद ये लोग वापस आए 18 मार्च 2025 को। इट वाज ओवर 9 मंथ्स। और किस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू आए? सो इट वाज स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन, जिसको स्पेसिफिकली नेम किया गया था फ्रीडम। सो ऑल्सो सी बोइंग इज अ कंपनी जिसका हमें पता है कि प्लेन्स भी बनाती है, एंड इसका लगभग 1 साल से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन प्लेन ऑफ बोइंग बीइंग क्रैश्ड। सो एंड यस, सी ये इसके नोट्स आर ऑल्सो इन अनदर स्लाइड, बट सिंस आई हैव कम ऑन टू दिस टॉपिक आई जस्ट ब्रीफली डिस्कस इट। नासा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2011 में। द प्रोग्राम वाज, and I'll request that just make brief notes, though I'll be providing the basic notes, but there can be some additional things that I'll be mentioning in the session. So 2011 में NASA started a program named as Commercial Crew Program, जिसमें NASA का main motive was that we can collaborate with the private companies. और 2014 में just look at the right side of the screen that is being shared. 2014 में 2 कंपनीज को नासा ने, मतलब already a lot of private companies applied for this collaboration with NASA, but NASA selected 2 companies, Boeing and SpaceX, in 2014. And the fund that was provided to them was, Boeing को दिए गए थे $4.2 billion एंड SpaceX को दिए गए थे $2.6 billion। बट आज के टाइम पे, और 2 बोइंग को ज्यादा फंड्स दिए गए थे उस टाइम पे 2014 में, पर आज के टाइम पे SpaceX की कंडीशन सब्सटैंशियली बेटर है बोइंग से। एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड बिकॉज इट्स इन न्यूज ऑल्सो, कि SpaceX इज ऑलरेडी नाउ प्लानिंग कि हम कुछ ऐसा ट्राई करें कि 20 मिनट के लिए द एस्ट्रोनॉट्स कैन गो ऑन अ स्पेस वॉक। ऑलराइट, then I believe I have discussed this. I've discussed the options available to NASA, and then you look at the impact. So already दो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसके बारे में मैं थोड़े डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी, तो हालांकि वो काफी बड़ा है, यू कैन से कि 6 बेडरूम जितनी इसमें स्पेस है, पानी, खाने की, और 2 जो ये 2 एस्ट्रोनॉट्स थे ये सिर्फ 8 दिनों के ही कपड़े लेके गए थे, पर बाद में ये सब जो वहां पे स्पेसक्राफ्ट जाते रहते हैं उसके थ्रू इनको इनके पर्सनल चीजें भी भिजवा दी गई थी। तो 2 वहां पे रहना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि ऑल द रिसोर्सेज वर अवेलेबल। बट जो इम्पैक्ट्स होते हैं
स्पेस में इतना टाइम रहने के वो भी काफी ज्यादा होते हैं। तो एक तो होता है फर्स्ट इम्पैक्ट दैट यू कैन लुक एट इज कि जो बोन वेट होता है दैट स्टार्ट्स टू लूज। सो इट्स ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड कि 1 to 2% जो बोन वेट है वो लूज हो जाता है। और उसके लिए दो these astronauts are suggested to do their exercises and gym on the regular basis. So it can also be mentioned कि ISS में there's also the facility of gym available. ठीक है, उसके बाद I believe I've discussed all I had to in this particular yeah. So here I'd like to ask कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Will they ask about foreign direct investments and stuff? Like in Sorry, space I sector? don't. Sorry. Will they ask about foreign direct investments and stuff? I don't think the topic that I am discussing right now उसमें FDI का तो इतना कोई वो है नहीं, but Not I'll FPI, always FDI. yeah FDI I said FDI foreign direct Uh-huh. investment yeah. So but if you want कि FDI को मैं discuss कर सकती हूँ in another session. All right, all. यहाँ तक if you have any doubt just ask that. Also here ये पूछा जा सकता है कि बोइंग जो है वो सेकंड ऐसी कंपनी बनी है जो ISS में डॉकिंग सक्सेसफुल करा पाई है आफ्टर स्पेस एक्स। ये डॉकिंग जो है ये सक्सेसफुल रशिया, यूएस और चाइना सिर्फ 3 कंपनी आज तक करा पाई हैं। और इंडिया का अगर आप देखो तो गगनयान मिशन में वी आर ट्राइंग टू सेंड ह्यूमंस इन द स्पेस एंड इसका जो अभी अपकमिंग वो है तो दिसंबर में विल बी सेंडिंग अ ह्यूमनॉइड विच इज नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन बट अ रोबोट, और उसका हमने स्पेसिफिकली एक नाम भी दिया है उसको, दैट इज व्योमित्र। ऑलराइट, सो आई बिलीव यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। Glomitra. नहीं, व्योमित्र। Okay. So, see, when I'm taking the classes, I have first picked up space as a topic. So, इसमें मैं I'm going to talk about ISS and the related topics and some basics like. And in the second session, I believe I'll be talking about Chandrayaan 1, 2, 3, Gaganyaan और इंडिया के जो भी थोड़े बहुत important missions हैं, I'm going to take them up. So, if here Vyomitra की spelling is VYOMITRA, but I'll be taking it up in detail in I believe my second or third session. Also note कि यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स इतना टाइम तक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे हैं, they were not free but they were, see, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला जो पार्ट था, इट वाज नॉट दैट कि पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक बार में ही लोअर अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया गया था, बट देयर वर लाइक पहले फर्स्ट पार्ट गया, सेकंड पार्ट गया, थर्ड पार्ट गया, उनको पूरे को कलेक्ट किया गया एंड देन अ फुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाज फॉर्म्ड। और इसका पहला पार्ट गया था 1998 में। तो जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है, जिन 5 कंट्रीज ने बनाया है या फिर उन 5 कंट्रीज का जिन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट है, कोई ना कोई मिशन हमेशा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता ही रहता है। देयर इज रेयरली एनी टाइम कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खाली छोड़ा जाता है। तो ये इन दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स थे, ये भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 286 डेज यहाँ पे खाली नहीं थे, बट दे बिकेम पार्ट ऑफ एक्सपीडिशन 71 एंड 72 जो उस टाइम पे चल रहे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नाउ आई बिलीव बिफोर मूविंग टू अनदर स्लाइड, डू यू हैव एनी अदर डाउट? No. So yeah, I talked about the commercial crew program of NASA. So here is the slide, and to mention the specifics that was in my previous slide, that it was started in 2011, where the main objective was that NASA could collaborate with the private companies. उसके बाद 2000 में I already have mentioned that previously.
So here that I have given in some detail a separate all right, was this slide clear? Was the slide clear? International Yes, Space ma'am. Yes, Station. Yes. ma'am. Yes. Was I audible during that? Because I think my Oh, connection went off. you weren't Oh, audible. oh, sorry, I weren't audible. So I just briefly explain it again. So International Space Station, it was a collaboration of 5 companies: NASA, Russia, Japan, Europe, and Canada. And the names I have mentioned along, NASA की space company is US की space company is known as NASA. Russia की space company is known as Roscosmos. Japan की space company is known as JAXA. Your space company is known as ESA, and as I've already mentioned, कि Canada की space company is known as CSA, and it's expected कि जो international space station है ये 2030 तक ऑपरेट होगा. इसका मेनली काम क्या है कि ISS एक बेसिकली ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमने लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय की है. इसका पहला कंपोनेंट एज आई ऑलरेडी मेंशन 1998 में गया था, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2030 तक चलेगी. लो अर्थ ऑर्बिट अभी मैं आगे समझाऊंगी क्या होता है. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे लोग सी ऑन अर्थ वी नो कि ग्रेविटी इज प्रेजेंट. स्पेस में यू हैव लाइक जीरो ग्रेविटी, सो देयर आर सम एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी बेटर कंडक्टेड इन अ प्लेस जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, और देयर इज लाइक माइक्रो ग्रेविटी प्रेजेंट. सो स्पेसिफिकली ऐसे जितने भी मिशन होते हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके किए जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली किसी भी चीज के बारे में बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों के बारे में रिसर्च की जाती है. ऑल्सो आई मेंशन कि सुनीता विलियम्स और मिस्टर बुच जो 286 days स्पेस में रहे, दे वर नॉट फ्री बट दे वर इन्वॉल्व इन एक्सपीडिशन 71 एंड 72. सो एक्सपीडिशन वाज अबाउट द स्पेस बायोलॉजी की स्पेस में कैसे प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं. सो इट वाज अबाउट दैट. And now I believe I have discussed the International Space Station. Then I'll move to what is low Earth orbit. All right, was International Space Station clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, just a minute. All right. So here, just mention one more thing that, see, I have mentioned कि international space station was made through the collaboration of 5 countries. बट ऑल्सो अगर किसी और कंट्री का, जैसे इंडिया का वैसे अभी तक हुआ नहीं है, पर अगर किसी और कंट्री का इनके साथ इन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट हो जाता है, सो दे कैन ऑल्सो यूज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ये 3 कंट्रीज ही इसको यूटिलाइज कर सकती हैं. एंड ऑल्सो चाइना ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया है, एंड इट स्टार्टेड इन 2021. Yeah, it started in 2021 and it completed in 2022. उसका नाम है Tiangong, TIANG. एंड उसका ऑपरेटर है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA. So yeah, and before that I'll basically move here. So I was talking about कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको डिप्लॉय किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में. सो लो अर्थ ऑर्बिट और जितने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इनमें डिफरेंस क्या होता है?
Now I'm going to basically talk about that. So see, if I can use the option of annotation, maybe. Is my annotation visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. see, this basically is Earth. So I'm not really great at drawing, but I'm sure I'll be able to explain you the concept. See, this basically is Earth. This is low Earth orbit, and this is polar orbit. And then you go about this. This is geosynchronous orbit. All right. So see, low Earth orbit, as you already mentioned, some people mentioned, I believe, that low Earth orbit is a orbit that is near to Earth, and polar orbit is जो पोल से निकल के जाती है. So it's almost like a low Earth orbit. Major distinction is between the low Earth orbit and a geosynchronous orbit. सबसे पहली चीज, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, सबसे पहले इसका ऑल्टीट्यूड क्या रहता है, ये ऑलमोस्ट 200 to 2000 किलोमीटर दूर होती है अर्थ से. सबसे पहली चीज. और सी, क्योंकि ये अर्थ के इतने पास है, सो मेजरली हमें जो चीजें डिप्लॉय करनी होती है स्पेस में, एक तो होता है कि हमें अर्थ की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए, एक होता है कि हमें नेविगेशन के लिए कोई सैटेलाइट डिप्लॉय करनी है, जैसे कि जीपीएस वगैरह के लिए, एक होता है हमें वेदर फोरकास्ट के लिए कोई सैटेलाइट डिप्लॉय करनी है. तो सबसे पहली चीज, अगर हमें हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स चाहिए अर्थ की, so where do you think we are going to deploy that particular satellite? Is it going to be close to Earth, or is it going to be far away from Earth? Pure guesses, anyone? Sorry, I didn't hear you. I was saying that if you need high resolution images of Earth, what do you think is going to be close? That particular Low satellite orbit. is. Yeah. So if you want high resolution images, you are going to deploy that in low Earth orbit because it's closer to Earth. And see, जब लो अर्थ ऑर्बिट में अगर तुम कोई भी सैटेलाइट को डिप्लॉय कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इट्स क्लोज टू अर्थ. सो इसको काउंटर करने का एक तरीका होता है दैट जो भी पर्टिकुलर सैटेलाइट है, जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर सैटेलाइट है, तुम उसकी स्पीड ज्यादा रखो, सो दैट इट डजंट फॉल बैक टू द अर्थ. ऑलराइट, सो यू जस्ट कीप रिवॉल्विंग दिस low earth orbit and it doesn't fall back to the earth. For that you have to keep the speed of this particular satellite really high. So इसलिए जो नेविगेशंस के लिए हमें सैटेलाइट चाहिए होती है ऐसी, या फिर वेदर फोरकास्ट के लिए हमें सैटेलाइट, this satellite to be a bit slower so that you can focus on a particular area. Do I make a sense here? Yes, ma'am. ठीक है. सो अगर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स चाहिए तुम्हें, उसके लिए सैटेलाइट है, वो ज्यादा स्पीड पे भी चल रही है, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, you'll anyway get the pictures. But if you have any satellite for weather forecast, you'll need that to be a bit slower because you need to focus on particular area, right? Similar is for navigation. So mostly जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो नेविगेशन या फिर वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड वो रखी जाती है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में. और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का maybe I have not mentioned here, but इसका altitude almost रहता है 36,000 kilometers. All right. So yeah, उसके साथ also because I have mentioned navigation here, does anyone know कि जैसे यूएस का नेविगेशन सिस्टम का नाम जीपीएस है, इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? Indra. Anyone? If you don't know, just do a Google search and get back to me.
Just try. Yes, ma'am. Yeah, it's NEVIC, or you can also say IRNSS. And then Galileo, anyone, किसकी नेविगेशन सिस्टम का नाम है? गैलीलियो. Europe. मैं बत Europe. यूरोप. ऑल राइट. एनीवन, रशिया के जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? रशिया एंड चाइना. एंड आई बिलीव दीज आर द मेजर कंट्रीज जिनका तुम्हें नेविगेशन सिस्टम का नाम पता होना जरूरी है. These are some GLONASS. static information. Yeah, रशिया के लिए ग्लोनास एंड चाइना के लिए बेदू. I'll just write here. चाइना के नेविगेशन सिस्टम का नाम बेदू है. सो ऑल राइट, कुछ दैट मे बी नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, बट मैंने कहा यहाँ पर कि मिनट प्लीज. Yeah, I stated that mostly जो अर्थ ऑब्जर्व, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए सैटेलाइट्स होती हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट पर रखी जाती हैं. बट a year back I believe there was news कि India has placed its satellites जिसके थ्रू वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकता है इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. उसके पीछे रीजन ये था कि सी लो अर्थ ऑर्बिट का ऑल्टीट्यूड इज 200 to 2000 किलोमीटर्स. तो यहाँ पर इन केस कभी भी वॉर होता है बिटवीन द कंट्रीज, कोई भी बट इंडिया वांटेड कि अगर हमारा लो अर्थ ऑर्बिट पे कोई सैटेलाइट, ये वाला सैटेलाइट, पर्टिकुलर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. रीजन बीइंग कि आज तक जितनी भी मिसाइल के रेंजेस हैं सबसे ज्यादा रेंज रशिया के पास है, दैट इज 16,000 किलोमीटर्स. बट आई ऑलरेडी स्टेटेड कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में द ऑल्टीट्यूड इज 36,000 किलोमीटर्स. सो इट वुड टेक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम कि हम उतना डिस्टेंस तक पहुंचने वाला मिसाइल बनाएं. सो इफ इन केस कभी फ्यूचर में वॉर होता है, इंडिया की पर्टिकुलर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सो दैट इट डजंट रियली इम्पैक्ट इंडिया, हमने इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भी प्लेस किया था. डू आई मेक सम सेंस टिल हियर? नॉट सम सेंस, डू आई मेक सेंस? Yes, ma'am. Also, is there anything you'd like to ask before I move on PSLV and GSLV? No, ma'am. एंड नाउ मैं ISS से यहाँ पर आई थी बिकॉज ISS हैज बीन प्लेस्ड in the low earth orbit. ISS has been placed here in the low earth orbit. Yes, And also there was one, though it's not that much I believe in news nowadays, but when I was preparing for that, it was in news then, that Hubble telescope has also been placed in this low earth orbit. So I don't think it's of much use to you. So all right, because low earth orbit अर्थ के ज्यादा पास है, सो इट रिक्वायर्स द लॉन्च सिस्टम जिसमें थोड़ा मतलब फ्यूल उतना नहीं चाहिए होता है एज कंपेयर टू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. सो आई बिलीव आई हैव stated all the points here. Ma'am, your voice is lagging. Is it fine now? Right. Is it fine now? Hello? All right.
Yeah, I'll just erase it and I'll move to another slide. Maybe I have some network issue today. So, all right, what were you asking? All right. So see, then I was trying because we were discussing low Earth orbit and geosynchronous orbit here. So uh, this was somewhat related to that particular topic. So so I just thought that I'll just cover this topic here only. So see, when we talk about the launch vehicles, तो कभी भी कोई भी सैटेलाइट अगर जा रही है तो उसको ऑब्वियसली तुम्हें किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में डिप्लॉय करने के लिए यू नीड सम व्हीकल फॉर दैट. सो व्हेन एवर यू लुक हियर एंड ऑल्सो मिसाइल्स मिसाइल्स को भी अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है यू ऑल्सो नीड सम लॉन्च व्हीकल फॉर दैट एज वेल. सो सबसे पहले सी again I'm saying that I'm not that great with drawing but I'll try to make some sense. सबसे पहले यू सी द लॉन्च व्हीकल और का पूरा पिक्चर इज समथिंग लाइक दिस. सो सबसे ऊपर देयर इज दिस in case you are trying to in case of missile there is some warhead जिसमें उस पर्टिकुलर मिसाइल की एम्यूनिशन वगैरह सब होगा वो यहाँ पर प्लेस्ड होता है. एंड इन केस आप सैटेलाइट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे सैटेलाइट होती है. सी उसके बाद यू हैव दीज फ्यूल्स हियर एंड देन यू हैव ऑलराइट देन जीएसएलवी और पीएसएलवी में सबसे पहला मेन रीजन इनके नाम से पता चलता है. पीएसएलवी का नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जीएसएलवी का होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो सी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब ये पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल किसके लिए यूज होता है अगर आपको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को पहुंचाना है. आई बिलीव आई हैव आल्सो मेंशन्ड दिस इन माय नोट्स. एंड पीएसएलवी और जीएसएलवी में आप मेन वो देखते हो कि पीएसएलवी में 3 फ्यूल्स के सेक्शन होते हैं और जीएसएलवी में 4 फ्यूल्स के सेक्शन होते हैं. सो I'll just erase it and I'll show you in my notes as well. Yeah, I've mentioned it कि GSLV में you have this you have 3 स्टेज व्हीकल होता है. सबसे पहले आपके पास सॉलिड फ्यूल होता है, उसके बाद आपके पास लिक्विड फ्यूल होता है और उसके बाद आपके पास क्रायोजेनिक फ्यूल होता है. सो क्रायोजेनिक फ्यूल इज बेसिकली गैसियस इन नेचर जिसमें आपने लिक्विडिफाइड हीलियम और ऑक्सीजन को बेसिकली गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा होता है. तो एक मेजर डिफरेंस इनमें ये होता है कि जीएसएलवी में यू हैव इट्स अ 3 स्टेज व्हीकल जबकि व्हेन यू लुक एट पीएसएलवी इट्स अ 4 स्टेज व्हीकल. और सबसे पहले एक सॉलिड फ्यूल होता है, उसके बाद लिक्विड फ्यूल होता है, उसके बाद दोबारा से सॉलिड फ्यूल होता है, उसके बाद दोबारा से लिक्विड फ्यूल होता है. तो सी जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जाता है सबसे पहले पहला फ्यूल यूज होगा. पहला फ्यूल यूज होने के बाद ये पर्टिकुलर पार्ट जो जिसमें पहला फ्यूल यूज होता है ये वहीं की वहीं डिटैच हो जाएगा इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल से. उसके बाद सेकंड फ्यूल यूज होगा, उसके बाद पीएसएलवी के केस में थर्ड यूज होगा और फोर्थ यूज होगा. और उसके बाद जो ये फाइनल जो इसमें या तो सैटेलाइट है here because we are talking about the space I'll consider satellite. When we'll talk about the defense part we'll look at the ammunition warhead consisting of all the ammunition. जैसे ही फर्स्ट पार्ट जो है वो डिटैच हो जाएगा उसके बाद सेकंड पार्ट में जो भी फ्यूल है पीएसएलवी के केस में यहाँ पर लिक्विड होगा
ये यूज होगा, उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा ये डिटैच हो जाएगा। थर्ड में दोबारा से सॉलिड ये यूज होगा, ये डिटैच हो जाएगा। और फोर्थ में अगेन इट्स लिक्विड इन पार्ट, इन केस ऑफ पीएसएलवी ये यूज होगा और ये भी डिटैच हो जाएगा। नाउ ये जो डिटैच्ड पार्ट्स होते हैं जाते कहाँ हैं? सबसे पहले अर्थ की रीच अर्थ। पहला केस ये होता है कि कुछ टाइम पहले न्यूज भी आई थी कि ये वाटर बॉडीज में जाके गिर जाते हैं, या फिर कुछ बार ऐसा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स कि अर्थ की फ्रिक्शन की वजह से ये खत्म हो जाते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड टोटली। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि ये स्पेस जंक बन जाते हैं। सो देयर वाज दिस पर्टिकुलर मिशन दैट आई कैन नॉट रिकॉल नाउ, आई जस्ट टेक इट अप इन अनदर क्लास, जहाँ पे देयर वाज दिस मिशन कि जितना भी स्पेस जंक इकट्ठा हो चुका है वी आर गोना क्लीन दैट अप। आई बिलीव इट वाज नासा's मिशन, बट सिंस आई एम नॉट दैट श्योर आई एम गोना नॉट टेक इट अप इन टुडेज क्लास। सो ऐसे ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट होती है ये स्पेस में जाती है और ये पूरा फ्यूल यूज होता है इसको स्पेस तक पहुंचाने में। ठीक है, क्रायोजेनिक मैंने इसमें होती है लिक्विड हीलियम एंड ऑक्सीजन। सो या एंड देन देयर आर दीज स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, इनके नीचे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो सी पीएसएलवी के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, 3 टाइप की पीएसएलवीज होती हैं मेनली। मिनट जस्ट, हाँ इससे पहले आई टेल की 3 पार्ट्स ऑफ पीएसएलवी। तो सबसे पहले पीएसएलवी जो थी वो यूज हुई थी इन द ईयर 1993 पीएसएलवी, और जीएसएलवी वाज यूज्ड इन 2001। और एक और डिफरेंस होता है कि जो पीएसएलवी होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी इज less compared to GSLV. And then there are 3 variations of PSLV based on strap-on boosters. So see, when I was telling कि ये fuels present हैं, so इनके नीचे कुछ strap-on boosters भी होते हैं जिनमें fuel ही present होता है। It's just that कि जो fuel ऐसे provide किया गया उनसे अलग present होता है। So based on the strap-on boosters present, PSLV को हम 3 parts में divide करते हैं। सबसे पहला PSLV CA, CA here means core alone, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स नहीं है। देन यू हैव PSLV QL, इसका मतलब सिर्फ 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होंगे। एंड देन यू हैव PSLV XL, इसका मतलब 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स प्रेजेंट होंगे। सो सी दिस PSLV XL was used in Chandrayaan-1 in the year 2008. And this is one of the most used PSLV till the date. So yeah, that I've already mentioned कि PSLV जो है उसमें आप comparatively कम payload use कर सकते हो as compared to GSLV. So till here are we clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, I'll just clean this and all right. तो यहाँ तक I believe if we are clear, so does anyone want to ask anything? हाँ, एक और चीज अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि जो PSLV पहले इंडिया के पास थी, इट वाज ओनली, इसमें फ्यूल जो था सिर्फ सॉलिड यूज होता था। इट वाज हेलो हेलो राइट, सो राइट, आई हैव रियली बैड नेटवर्क टुडे। सो हाँ, तो पहले जो जितनी भी सैटेलाइट्स होती थी उनमें यूज होता था सॉलिड फ्यूल, बट PSLV वाज फर्स्ट इंडिया का लॉन्च व्हीकल जिसमें लिक्विड फ्यूल यूज हुआ था। सो बिफोर इंडिया डेवलप्ड दीज
PSLV and GSLV. So mainly we were dependent on Russia क्योंकि हमारे हमेशा से स्पेस के collaborations, डिफेंस के collaborations, we have been highly dependent on Russia. So हमारा जो पहली सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी, can anyone tell me the name? Anyone? The first satellite launched by India. All right, so it was Aryabhat and it was launched in the year 1975. तो हमने ये रशिया के सपोर्ट से ही, so रशिया का it was only Russia's launch vehicle that was used to deploy this particular satellite of India. It was very later that India developed its own launch vehicles, and till that stage we were highly dependent on Russia. Are we good till here? Anyone?